आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मेरी भी जिद है वहीं आशिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं गिरा नहीं हूं अभी। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं। अभी जंग जारी है और मैं हारा भी नहीं हूं। अभी जंग जारी है और मैं हारा भी नहीं हूं। जंग की दिनांक 31 मई। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 मई से फर्स्ट ग्रेड की जो जंग है वो आपकी शुरू होने वाली है। आपका जिस भी दिन आपका एग्जाम होता है वो 31 मई, 1 जून, 2 जून, जब भी आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको वो जंग जीतने के लिए आप यहाँ पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी में मैं प्रतीक जैन आपका स्वागत करता हूँ प्रोग्रेशन एकेडमी पर, जहाँ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की क्लासेज। और साइंस की क्लासेज में हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है विद्युत। विद्युत से स्टार्ट करने के 3 सबसे बड़े कारण। सबसे पहला कारण तो ये कि विद्युत टॉपिक नया जुड़ा है, सिलेबस में नया जुड़ा है, तो ऑब्वियसली वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आरपीएससी का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। काफ़ी टाइम से जो जितने भी एग्जाम में अगर विद्युत सिलेबस में होता है तो डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल भी आपके पास में, स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूला भी पूछे जा सकते हैं, और सबसे मेन न्यूमेरिकल, जो कि डेफिनेटली पूछे जाते ही जाते हैं। न्यूमेरिकल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें कई तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उसी तरीके से इसमें 6-7 तरीके के अलग अलग फॉर्मूलों के आधार पर कई तरीके के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही है क्योंकि इस टॉपिक से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं। जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा डरते हैं वही आपको आज समझ में आ जाएगा इस क्लास के बाद में कि यही सबसे इजी टॉपिक है, जिसमें आपके पास में 100% सही करने का तरीका होगा। कि ये टॉपिक से अगर आपके पास में क्वेश्चन आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आप इसके क्वेश्चन को 100% सही करके ही आएंगे। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही हार्ड आ जाए, कितना ही ईजी आ जाए, लेकिन हमारी क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। कोई न्यूमेरिकल भी आएगा तो वो भी आपको हमारी क्लासेज में देखने को मिल जाएगा। देखेंगे एग्जाम में। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम चलेंगे क्लास की ओर। अब विद्युत जो कि है आधुनिक समाज की जीवन रेखा, वो कैसे कि हम देखते हैं कि एक जो पहले का जमाना था और एक आधुनिक जमाना है, इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्रिएट किया है विद्युत ने। कि जब से विद्युत का आविष्कार हुआ है, विद्युत की खोज हुई, विद्युत बनी, उसी के बाद में जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी उपकरण, जितने भी आप देखते हैं आज के ज़माने में, हर एक चीज़ विद्युत से चल रही है। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, लाइट, पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी, उसके बाद में आप देख लीजिए मेट्रो के अलावा आप देख लीजिए बुलेट ट्रेन, या फिर आप देख लीजिए टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है सबसे ज़्यादा विद्युत। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ बोर्ड है, ये बोर्ड भी किससे चल रहा है? विद्युत। और विद्युत के द्वारा ही ये आपके पास में पहुंच पा रहा है तारों से। जैसे कि आप मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल को आप चार्ज करेंगे तो उसको क्या दे रहे हैं आप? विद्युत। तो यही आपके पास में विद्युत होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास में चारों तरफ विद्युत हमारे पास में है, लेकिन विद्युत के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वो देखेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो आप सिंपल एक साधारण भाषा में इसको समझ सकते हैं कि जिस तरीके से नदी में पानी बहता है, कि जिस तरीके से नदी में पानी बहता है, नदियां होती है उसमें पानी का फ्लो होता है, उसी तरीके से तारों में करंट का फ्लो होता है या विद्युत धारा बहती है। ये देख लीजिए आप, जैसे ये नदियां बहती है उसी तरीके से क्या होता है, विद्युत आवेश का वहन होता है। भाई आवेश किस प्रकार से चलता है? जिस तरीके से ये पानी बहता है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये तार है, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए ये तार है, इस तार में आवेश जा रहे हैं, इसका मतलब इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। तो यही इसकी विद्युत की परिभाषा है कि विद्युत के आवेश के प्रवाह की दर, कि आवेश जिस स्पीड से बह रहा है वही आपकी उतनी ही आपकी विद्युत धारा हो जाएगी। कि आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। ये इसकी डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन भी ध्यान रखनी, क्योंकि इसमें आरपीएससी आजकल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछता है। आपके पास में 4 से 5 स्टेटमेंट दे दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। अब आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा है तो इसी के आधार पर हम इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर क्या। दर ऐसे कि आवेश को हम लिख सकते हैं क्यू से। क्यू मतलब आवेश। आवेश क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे कि आवेश होता क्या है, लेकिन आवेश को लिखते हैं क्यू से। और प्रवाह की दर जहां पर भी आ जाए वहां पर आपको क्या करना है? टी का भाग देना है। टी मतलब टाइम का आपको भाग देना है, तो आपके पास में दर आ जाएगी। तो क्यू में अगर आप टी का भाग दें तो आपके पास में विद्युत धारा का मान प्राप्त होगा। और विद्युत धारा को लिख सकते हैं आई से। ये आपको ध्यान रखना है कि आई मतलब विद्युत धारा, क्यू मतलब आवेश और टी मतलब समय। ये आपको पता ही है। तो आई बराबर क्यू बटा टी।
सबसे पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूले आपको सीधे याद रखने, फॉर्मूले पे आधारित सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो I बराबर Q बटा टी, या आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे कि T को इधर पक्षांतरण करके गुणा कर दें तो I इंटू टी बराबर Q, ये हो सकता है ना बिल्कुल। या इसको याद रखने के लिए आप इसको सीधे सीधे याद रख सकते हैं कि Q बराबर इट, या इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्विट, क्यूट, किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं Q बराबर इट। ये आपने याद कर लिया तो ये आपका पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का कि Q बराबर इट। इससे आपको विद्युत धारा की परिभाषा मिलती है कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब आप देखेंगे कि इसका मात्रक, ये जैसे ये तार है, इसके अंदर ये आवेश बह रहे हैं, ये जो आवेश बह रहे हैं इसका चित्र है, ये 3D में आपके पास में चित्र बताया गया है। बाकी विद्युत को इस तरीके से देख नहीं सकते। अब इसमें आप देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, ये जो विद्युत धारा है I, इसका मात्रक होता है एम्पियर। सीधे याद रखना है कि विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, जिसको ए से लिखते हैं, ए से इसको डिनोट किया जाता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। आगे हम देखेंगे कि 1 एम्पियर की परिभाषा, भाई 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो सकती है, भाई 1 एम्पियर कब आएगा, हमने एक फॉर्मूला देखा कि I बराबर Q बटे टी। अब यदि T का मान रख दें हम 1 और Q का मान भी रख दें हम 1, यानी कि T तो रख दें हम 1 सेकंड और Q रख दें हम 1 कूलाम, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, I का मान क्या आ जाएगा, I बराबर 1 बटा 1, और इसका मतलब आ जाएगा आपके पास में 1 एम्पियर। और वो कैसे हो जाएगा कि यदि एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, कि एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। ये सीधे सीधे आपके पास में डेफिनेशन बनाने का एक तरीका होता है कि इसका मान भी आपने 1 रख दिया, इसका मान भी 1 रख दिया, तो ऑब्वियसली इसका मान आपके पास में 1 आ जाएगा। तो 1 समय में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है तो आपके पास में विद्युत धारा कितनी आ जाएगी, वो होगी 1 एम्पियर। ठीक है, ये 1 एम्पियर की परिभाषा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक आपको पता ही है एम्पियर को इधर तो क्या हुआ, Q का मात्रक तो कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और T का मात्रक सेकंड, यानी कि कूलाम बटे सेकंड। कूलाम बटे सेकंड भी लिख सकते हैं या कूलाम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एम्पियर। ठीक है, मात्रक एम्पियर भी बोल सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं, ये कूलाम सेकंड इनवर्स, इसी का मतलब है सेकंड जब ऊपर आ जाएगा तो कूलाम सेकंड इनवर्स, इस तरीके से इसको बोला जा सकता है। आगे देखेंगे हम आगे कि अब 1 कूलाम क्या होता है ये आपको पता है, लेकिन आपके पास में सीधे सीधे पूछ ली जाए कि 1 मिली एम्पियर क्या होता है। अगर 1 मिली एम्पियर पूछ ली जाए या 1 माइक्रो एम्पियर पूछ ली जाए, डायरेक्ट आपसे मिलान कर भी ली जाए, तो होता क्या है, मैं मिली जहां पर भी आता है, मिली वर्ड आता है, मिली आपने सुना होगा, जैसे कि मिलीलीटर सुना होगा आपने, मिलीमीटर भी सुना होगा। वो होता क्या है असल में, वो एक किसी भी चीज का 1000वां हिस्सा, जैसे कि 1 मीटर का 1000वां हिस्सा क्या होता है, 1 मिलीमीटर, या 1 लीटर का 1000वां हिस्सा वो क्या होता है, 1 मिलीलीटर। इसी तरीके से आपके पास में पूछ लिया जाए कि 1 मिली एम्पियर क्या होता है, तो 1 मिली एम्पियर होता है 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा। 1 एम्पियर में 1000 का भाग देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, अब इसमें 1 मिली एम्पियर कैसे, तो 1 में अगर 1000 का भाग देंगे तो 1 बटा 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की घात 3, नीचे 10 की घात 3, और ये 10 की घात 3 अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 इंटू 10 की घात -3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -3 एम्पियर। तो सीधी सी बात है, आपको सीधा सा ये इफेक्ट याद रखना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 की घात -3 एम्पियर। और इसी तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, वो होता है 10 की घात -6। अब यहाँ पे मिली और माइक्रो जो आपके पास में राशि है, इसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि मिली मतलब होता है 10 की घात -3, यानी कि 1000वां हिस्सा, और माइक्रो होता है 10 की घात -6। चाहे किसी भी चीज के आगे आ जाए, मिली लीटर आ जाए, मिलीमीटर आ जाए, मिली एम्पियर आ जाए, आपको यही ध्यान रखना है कि 10 की घात -3 होता है मिली मतलब, और माइक्रो मतलब क्या होता है 10 की घात -6। माइक्रो मतलब 10 की घात -6 एम्पियर। सीधे सीधे फैक्ट जो जरूरी है वो फैक्ट आपके पास में बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से।
अब ये आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर बह रहे हैं, कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इसका मतलब जो विद्युत धारा है वो परिपथ में इस तरीके से जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की दिशा इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये अगर इस दिशा में बह रहे हैं तो विद्युत धारा जो जाएगी वो इस दिशा में जाएगी। तो ये सीधी सी बात है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये धनात्मक धनावेश के, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो धनावेश किस तरफ जाएगा, धनावेश इस तरफ। तो या भी यूं भी लिख सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, धनावेश की दिशा में। धनावेश की तो दिशा में होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। सीधा सीधा जो स्टेटमेंट पूछा जाता है ज्यादातर वो यही होता है कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में। ये देखिए कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होती है। और आगे देखेंगे कुछ और बातें कि यह एक अदिश राशि है। कैसे कि इसमें इसका मान दिशा पर निर्भर नहीं करता, कि जैसे तार है, तार में अगर तार को आप इस तरीके से लगा रखें तो भी उसमें उतनी बिजली बहेगी, और इस तरीके से लगा रखें, ऊपर से नीचे लगा रखें तो भी उतनी बिजली बहेगी। जैसे कि ये तार है मेरे पास, ये तार, इस तार में अगर ये में यूं जा रही है तो भी इतनी बिजली बहेगी, और ये यूं जा रहा होता तो भी बिजली उतनी ही होती। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसका मान निर्भर नहीं होता, यानी कि ये एक अदिश राशि है, दिशा पर निर्भर नहीं करती। दूसरी बात, मैं दिशा पर निर्भर नहीं करती तो ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। जैसे कि हम बल में देखते हैं कि बल में आप उसमें साइन थीटा या कोस थीटा का मान, आप उसमें जब दो बल देखते हैं कि एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल उसके इतनी दिशा में लग रहा है, उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है या 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस तरीके से हम उसमें देखते थे। तो वो क्या है, वो दिशा पर निर्भर कर रहे हैं, इसलिए वो तो हो गए सदिश राशियां। ये दिशा पर निर्भर नहीं रख रही, इसलिए आपको इसमें कोण से कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि ये दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए ये क्या है, एक अदिश राशि। ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। दूसरी बात कि परिपथों में विद्युत धारा का मापन करने के लिए, परिपथों में जो विद्युत धारा का मापन करने के लिए जो मीटर होता है, कोई एक मीटर तो होता है जिससे पता लगे कि कितने एम्पियर की धारा आ रही है, उस मीटर को बोलते हैं अमीटर। उसको बोलते हैं अमीटर या एमीटर। इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, अमीटर एमीटर। इंग्लिश में एमीटर बोल देते हैं। तो विद्युत धारा का मापन करने के लिए जो मीटर होता है, विद्युत धारा कितनी आ रही है, कितने एम्पियर की आ रही है, विद्युत धारा की आपको संख्या में अगर आपको मान निकालना कि भाई 5 एम्पियर की धारा आ रही है, 6 एम्पियर की धारा आ रही है, तो उसके लिए जो यंत्र होता है वो कहलाता है अमीटर। ठीक है, अमीटर होता है विद्युत धारा का नापने के लिए। लेकिन इसको लगाया कैसे जाता है, इसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम कैसे, सीक्वेंस उसका ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पास परिपथ में ये मान लीजिए ये आपका ये बल्ब लग रहा है, ये आपकी कोई बैटरी लग रही है, तो इसमें आपको जब नापना है, ये मान लीजिए ये प्रतिरोध लग रहा है, इसमें जब नापना है तो अमीटर भी आपके इसी क्रम में, श्रेणी क्रम में यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया जाएगा। मतलब सब एक ही लाइन में लग जाएंगे। तार, जैसे ये तार जा रहा है, तार से आगे जाकर के अमीटर जोड़ देंगे और अमीटर के आगे कुछ और चीज जुड़ी हुई होगी तो सीधे सीधे तार में जोड़ देंगे, कुछ भी आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। वो होता है आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर मतलब पैरेलल। ये आपका श्रेणी क्रम है जब सीधे सीधे एक ही क्रम में जोड़ दिया जाए कि एक ही क्रम में सारी चीजें जुड़ी हुई है। ये देख लीजिए, ये आपका ये जो साइन है, ये बल्ब का, बैटरी का, प्रतिरोध का, अमीटर का, ये सारे साइन हम आज की क्लास में देखेंगे कि इनको कैसे देखते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि विद्युत धारा के जो परिपथ नापने के लिए जो मीटर होता है अमीटर, वो परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अमीटर किस में लगता है, श्रेणी क्रम में। अब हम देखेंगे आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश होता है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण वस्तु का आवेशन हो जाता है। कि जैसे कोई वस्तु है, उस पर या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन घट गए। दो चीज हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या इलेक्ट्रॉन घट गए। तो इसके कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। और कैसे होती है कि यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ गई, तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। यानी कि अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। नेगेटिव चार्ज, ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव। और यदि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मान लीजिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बाहर चले गए, किसी और को दान दे दिए, किसी और चीज पर आकर्षित हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर जैसे 2, 4 कितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन का कम होना
वो कम होने का मतलब हो जाता है कि ये वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। यहां आपको ये ध्यान देना है कि ये उल्टा हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो धनावेशित हो रही है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ऋणावेशित हो रही है। धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। खुद देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर बराबर संख्या में तो वो न तो ऋणावेशित होगी न धनावेशित होगी, वो दोनों ही नहीं होगी। ठीक है, अब इस तरीके से आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या कम होना, वो वस्तु का आवेशन होता है। ये देख लीजिए, ऋणावेश क्या होता है, वस्तु को आवेश की अधिकता, और धनावेश क्या होता है, वस्तु पर आवेश की कमी। और नहीं तो न तो बढ़ रहे न घट रहे, तो क्या हो जाएगा, वस्तु क्या रहेगी, न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, अब आवेश को हमने लिखा था क्यू से, आवेश को हमने क्या लिखा था, क्यू। क्यू जो कि आवेश होता है, और आवेश का मतलब, आवेश का मान कैसे निकाला हमने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, उससे हमने निकाला आवेशन। तो आवेश क्या होता है, एक तरह से कि कितने उस पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आवेश का मात्रक हम मान कैसे निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि ई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एन क्या है वहां पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तो है संख्या कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 200 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कि मान लीजिए किसी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है वो आपको पहले से पता है कि 1.6 गुणा 10 की घात -19। जिसको नहीं पता वो इसका मान याद रख लेंगे, ये मान आपके पास में बार बार काम आएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये हम केमिस्ट्री में भी देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये मान सीधे सीधे याद रखना है आपको कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 बार बार आपके पास में क्वेश्चन में काम आएगा कि ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है आपके पास में 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो आपके पास में आवेश का मान कैसे निकलेगा, आवेश का मान निकलेगा कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉनों को उनके आवेश से गुणा कर दो, तो उसके ऊपर टोटल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर Ne। और ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है कि Q बराबर Ne। और प्लस माइनस के चिन्ह इस चीज को बता रहा है कि वो धनावेशित है कि ऋणावेशित है, ये प्लस और माइनस का चिन्ह बता देगा आपके पास में। मेन आपके जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q बराबर Ne। इसको भी आप जैसे Q बराबर इट याद किया कि Q बराबर इट या क्विट, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, क्यों नहीं आप इसको बात बोलेंगे कि ये काम करेगा क्या, कि क्यों नहीं करेंगे, इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि क्यों नहीं। ठीक है, Q बराबर Ne, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। ये किसका मान निकाल रहा है, आवेश का। Q मतलब आवेश, E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आवेश की कुछ विशेषता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात यह क्या है, एक संरक्षित राशि। आवेश क्या है, एक संरक्षित राशि है, इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको बस ट्रांसफर किया जा सकता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे चला गया, दूसरी से पहली पे आ गया, पहली से तीसरी पे चला गया, इधर से उधर जा सकता है, उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रकृति में आवेश विद्यमान है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आवेश भी एक क्या है, अदिश राशि। आवेश भी क्या है, दिशा का पालन नहीं करता, आवेश इधर जाए उसको कोई मतलब नहीं, वो किधर भी उसी स्पीड से जाएगा। तो आवेश क्या है, एक अदिश राशि। तीसरी चीज क्या, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अभी हमने देखा था कि I बराबर Q/T में हम देख रहे थे, I बराबर Q/T, T यानी कि 1 सेकंड हमने मान रखा, और Q क्या था आपके पास में, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश। तब जाकर के आपके पास में क्या आई थी, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर विद्युत धारा कब आई थी, जब आपने 1 कूलाम आवेश रखा था। और 1 कूलाम आवेश क्यों रखा, क्योंकि Q जो आवेश है, आवेश का मात्रक ही होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, और इसमें एक और फैक्ट है कि आवेश क्या है, क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत कैसे, कि आप आवेश को एक फिक्स संख्या में ही रख सकते हैं। फिक्स कैसे, जैसे आप 1 आवेश, 2 आवेश, 3 इसी तरीके से रख सकते हैं कि जैसे 1 2 3 4, कोई एक निश्चित संख्या में रख सकते हैं, बीच में आधा पौना में नहीं रख सकते। आप ऐसे नहीं रख सकते कि 1.5 आवेश हमने ट्रांसफर कर दिया, या 1.25 आवेश हमने दे दिया, या 2.5 आवेश हमने ले लिया। तो 2.5 2 1.5 ये 1/2 आधा, ये हम इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जाएगा तो पूरा जाएगा, 1 2 3 इस तरीके से पूरी संख्या में जाएगा। इसलिए क्या है, आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि। ठीक है, और आवेश का क्वांटम क्या है, वह न्यूनतम मान जो कि एक चीज से दूसरी चीज पर ट्रांसफर किया जा सकता है, वो होता है आवेश का क्वांटम।
अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने बता ही दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको सीधे से याद रखना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। दूसरी बात, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि I बराबर Q/T। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने देखा था कि I बराबर Q/T, और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा कि Q बराबर NE, ये आवेश का फॉर्मूला हो गया। तो हम इन दोनों से मिला करके भी एक चीज बना सकते हैं कि ये NE को, ये Q बराबर NE को यहां पे रख सकते हैं, ये Q का ही तो मान है, Q बराबर NE, इसको हम रख सकते हैं इस Q की जगह। तो आपके पास क्या बन जाएगा, I बराबर इस Q की जगह आपने रख दिया NE, तो NE/T। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में मान लीजिए आपको इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, इसका मान दे दिया, और फिर ये एन पूछ लिया, तो आपको एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि इन सारे फॉर्मूलों का आपस में संबंध है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, आपस में ये सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि I बराबर Q/T, या इस तरीके से भी याद रख सकते Q बराबर इट, Q बराबर इट और Q बराबर नी, क्यों नी, क्यू इट और क्यू नी, ये दो फॉर्मूले आपने याद कर लिए। तो हम चलेंगे आगे। अब क्या है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धारा का मान, भाई अगर अलग अलग परिस्थितियों में धारा का मान भिन्न भिन्न आवेश वाहकों के कारण होता है। जैसे कि धात्विक चालकों में अलग कारण से होता है, अर्धचालकों में अलग कारण से होता है, निर्वात में अलग कारणों से होता है। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि भाई जैसे कि धात्विक चालकों में अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो वो किस आधार पर हो रहा है। धात्विक चालक जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, जो धातुएं हैं, धातुओं में अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जो भी धातु होती है, मान लीजिए आप चांदी है, सोना है, काफी महंगे हो रहे हैं अभी मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप इसको मान लीजिए कि एक जो सोना या चांदी, जो कोई भी एक धातु है, उसमें जो आवेश का प्रवाह हो रहा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर सकते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन अंदर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहे हैं, इसलिए जो अगर धातुओं में कोई करंट आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। सीधे आपको ध्यान रखना है कि धातुओं में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। दूसरी चीज आप देख लीजिए, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं, जैसे कि होते हैं कई होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मान लीजिए आप सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से जो अर्धचालक होते हैं कई चीजों में काम आते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह में काम आते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि अर्धचालकों में जो करंट का फ्लो होता है, धारा का प्रवाह होता है, वो किस कारण से होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, कि एक तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और एक होल, होल मतलब होल को हम लिख सकते हैं क्वार्टर, होल को इस तरीके से, यहां पे खाली स्थान, ये समझ लीजिए आप, खाली रिक्त स्थान, ब्लैंक, ब्लैंक जगह जो होती है वो होल होती है। और इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन और होल के कारण जो आपके पास में करंट का फ्लो हो पाता है वो किस में होता है, अर्धचालकों में। सीधे से ध्यान रखना है कि ठोस में किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। अर्धचालकों में किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस होल के कारण। और विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य मतलब जैसे कि आप नमक का घोल, पानी के अंदर अगर नमक बना देंगे, नमक मिला देंगे तो विद्युत अपघट्य हो जाएगा। ये पानी के अंदर, या H2SO4 का घोल, या HCl का घोल, तो वो जो घोल है, घोल जो लिक्विड है, उसके अंदर करंट फ्लो होता है, बिल्कुल करंट आता है। उसके अंदर आप बिजली का तार डाल दो और उसके अंदर अगर हाथ लगा दो तो करंट आएगा। तो वो जो विद्युत अपघट्य में अगर करंट का फ्लो हो पा रहा है वो किसके कारण हो पा रहा है, उसके धनायन और ऋणायन के अंदर, धनायन और ऋणायन के कारण। भाई जो नमक का घोल हो जाएगा उसमें धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं वो, और उनके कारण उसमें करंट का फ्लो हो पाता है। यदि मान लीजिए आप नमक नहीं मिलाए पानी में, और पानी हो एकदम क्लियर, जैसे कि उसको बोलते हैं आसुत जल, केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, आसुत जल। आसुत मतलब एकदम प्योर, एकदम शुद्ध जल, जो बिल्कुल आसवन से बना हुआ है, एकदम प्योर, जो लैब में काम आता है। उस आसुत जल के अंदर करंट नहीं होता, या न के बराबर होता है, कि नॉर्मली पानी में करंट नहीं आता। लेकिन उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे मान लीजिए हल्का सा नमक भी मिला दी जाए, कोई सी भी धातु मिला दी जाए, तो उसमें करंट का फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज मिलाने के कारण उसमें धनायन और ऋणायन उपस्थित हो जाते हैं। तो धनायन और ऋणायन के कारण किसमें करंट फ्लो हो पाता है, वो होता है विद्युत अपघट्य में। सीधे सीधे आपके पास मिलान करने पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और चीज हो सकती है, निर्वात नली। निर्वात नली यानी कि वैक्यूम ट्यूब। निर्वात नली में जो आपके पास में वो करंट का फ्लो हो पाता है वो किसके कारण हो पाता है, गैस के धनायन और इलेक्ट्रॉन के कारण। जो गैस उसके अंदर भरी हुई होती है, उस गैस के धनायन के कारण और इलेक्ट्रॉन के कारण, वो किसमें होता है, निर्वात नली में। विसर्जन नली, निर्वात नली। जैसे कि आप ये समझ लीजिए
टीवी की जो पिक्चर ट्यूब होती है, पुरानी जो टीवी हुआ करती थी, बहुत पुराने जमाने में जो इतनी बड़ी बड़ी टीवी हुआ करती थी, उसकी जो पिक्चर ट्यूब होती है, आगे जो स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन के अंदर उसको निर्वात की तरह बनाया जा सकता है, विसर्जन नली। वो विसर्जन नली में जो आपके पास में करंट का फ्लो हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? गैसों के धनायन और इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो आपके पास में मिलान के लिए भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताइए कि ये निर्वात विसर्जन नली में किस कारण से होता है, या फिर आपके पास में विद्युत अपघट्य में किसके कारण से करंट का फ्लो होता है, अर्धचालकों में किस कारण से होता है, या ठोस धातुओं में किस कारण से होता है। ठीक है, तो ये आपके पास मिलान होना चाहिए कि ठोस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, विद्युत अपघट्य में धनायन और ऋणायन के कारण, और विसर्जन नली में गैस के धनायन और इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, जैसे इसीलिए तो बोलते हैं निर्वात में भी धारा का प्रवाह संभव है, क्योंकि उसको एक तरह से निर्वात की तरह ही बनाया जा सकता है। और इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया कि टीवी की पिक्चर ट्यूब। अब आगे देखेंगे कि जैसे कि ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। अब जो हमने इतनी भी जो देखी, इतनी जो थ्योरी देखी इसकी, ये थ्योरी क्यों देख रहे हैं कि एक तो हमारे पास में टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, हमारे सिलेबस में एक जनरल साइंस का टॉपिक भी जोड़ दिया गया है। अब जनरल साइंस का मतलब क्या हो गया, जितना आप इसमें पढ़ रहे हैं वो साइंस के सारे टॉपिक आते ही हैं, लेकिन जो टॉपिक आप नहीं पढ़ रहे उनकी भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि बीमारियों वाला टॉपिक, रोग वाला टॉपिक आप नहीं पढ़ रहे, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल साइंस के अंदर वो सारे टॉपिक आ गए। साइंस के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप छोड़ रहे थे वो सब कुछ आपको जनरल साइंस से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो बेसिक वन लाइनर फैक्ट है, ये एक तरह से सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट है, इनको आपको पता होने चाहिए। कि जैसे कि अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण धारा का प्रवाह होता है, या फिर अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपसे सीधे से पूछ लिया जाए अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर एक कूलाम आवेश कितना होता है, एक कूलाम आवेश का मान ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये सीधे सीधे पूछ लिया जा सकता है। अब हम देखेंगे इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपकी एनसीईआरटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट दिए हुए हैं, और काफी सारे क्वेश्चन हैं। जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लास में करेंगे वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो कोई हार्ड क्वेश्चन होंगे, भाई बेसिक क्वेश्चन तो हम सारे यहाँ पे कर लेंगे जितने इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं तो वो आपको टेस्ट फॉर्मेट में अलग से, जो ये क्लास है इसी के बगल में आपके पास में टेस्ट फॉर्मेट में वो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उन क्वेश्चनों के साथ में उनका सॉल्यूशन भी होगा, पर आपको पहले उनको खुद करके देखना है, क्योंकि वो सारी थ्योरी आपको यहाँ करा दी जाएगी। उसके बगल बाद में आप उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो वो टेस्ट के फॉर्मेट में या आपके पास में क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपके पास में हर टॉपिक के बगल में, और इसी टॉपिक के नहीं, जो भी टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे वो सारे टॉपिकों के आपके पास में एक चैप्टर वाइज आपको टेस्ट यहाँ पे फोल्डर में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि एक कूलाम आवेश में, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये हमें पता करना है। कि यदि एक कूलाम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इसके लिए हमें देखना है कि आवेश क्या बोल दिया इसने, Q बराबर 1 कूलाम। ठीक है, पूछे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे संख्या मतलब n। अब n पूछ लिया, Q का मान आपको दिया हुआ है, तो दूसरी चीज एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आपको पता है कि 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम ये एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। और हमारे पास में एक फॉर्मूला सीधे सीधे हमें पता है कि Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे सीधे से हमें इसका मान रखना है कि Q तो क्या है, एक कूलाम, N का मान हमें ज्ञात करना है N, और E का मान क्या है, E है आपके पास में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, अब n का मान हमें पता करना है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, तो इसको हम ले जाएंगे नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 1 कूलाम बटा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब ये देखिए आप, 1 के नीचे 10⁻⁻⁹ है, इसको अगर हम ऊपर लाएं, यहाँ तो ये n, 10⁻⁻⁹ को हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+19, और नीचे क्या है 1.6। अब 1.6 का भाग इसमें देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 10 हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 × 10⁻⁻18। इस तरीके से लिखा जा सकता है कि एक बार 10 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे 10⁻19 है, यानी कि 19 बार 0 लग रही है यहाँ पे, तो उसमें से एक 10 को बाहर निकाल लिया, तो 10 × 10⁻+18 ये लिख सकते हैं हम इसको, 10⁻+18 बटे 1.6। अब इसका भाग अगर हम इसमें देंगे तो हम कैसे देंगे, सबसे पहले तो इस पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट हटाते हैं यहाँ पे एक और 0 लग गई। अब 16 का भाग इसमें 100 में देंगे, तो 16 छिक्के 96, 6.25 ये हो गया आपके पास में
एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो क्या हो गई 6.25 इंटू 10 की घात 18। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है छोटे मोटे एग्जाम में, सीईटी जैसे क्वेश्चन, सीईटी जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। मतलब आप समझ लीजिए एलडीसी सीईटी से लेकर के ऐसे कई सिंपल एग्जामों में ये चीजें पूछी ली जाती है। तो फर्स्ट ग्रेड में तो ये बहुत आसान है, ये समझ लीजिए आप, बहुत आसान सिंपल सी चीज थी। Q बराबर 1 कूलाम इसने दे दिया, n का मान पूछा है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसका मान हमने सीधे सीधे Q बराबर n में रखा, तो आपके पास में क्या आ गया, n का मान आ गया आपके पास में 6.25 गुणा 10 की घात 18। हो सके तो आप इसका मान डायरेक्ट भी याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार ये पॉपुलर क्वेश्चन है तो सीधे पूछ लिया जाता है, तो आपके पास टाइम ही बचेगा कि n बराबर n का मान कितना जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। चलेंगे आगे। आगे एक और क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि I बराबर क्या दे दिया आपको 0.5। जो भी दिया हुआ है उसको आप एक साथ लिख लीजिए। सबसे पहले आपको समझ में तभी आएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, सब आप सारी चीजों को एक साथ लिख लेंगे कि I का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, विद्युत धारा क्या है 0.5 एम्पियर, टाइम क्या दिया है T दिया है आपके पास में 10 मिनट। 10 मिनट, लेकिन हमने जो भी फॉर्मूला देखे उसमें हमारे पास में मिनट से कोई मतलब नहीं था, हम हर एक चीज को किस में देख रहे थे, सेकंड में। सेकंड में देख रहे थे, इसलिए 10 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें, यहाँ पे 10, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 10 इंटू 60 यहाँ आपके पास में हो जाएगा 600 सेकंड। अब इसने क्या पूछा है, तो परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान, और आवेश क्या होता है Q का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां देख लीजिए आप, I, T और Q में एक संबंध हमने देखा था, और वो क्या था, Q बराबर इट, ट्वीट, ठीक है, इस तरीके का हमने संबंध देखा सीधे से। अब ये कब पता लगा, जब आपने सबको एक साथ लिख लिया कि ये I दिया हुआ है, T दिया हुआ है और Q पूछा है। I, T और Q ये आपको पता लगा, तब जाके पता लगा कि इसमें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा कि Q बराबर इट। Q का मान हमें निकालना है, और I का मान हमें दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और T का मान क्या है 600 सेकंड। अगर हम इसको 0.5 को इससे गुणा करें, 600 से डायरेक्ट भी गुणा करें, तो हमारे पास में 300 आ जाएगा, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.5 मतलब पॉइंट हटा, तो यहाँ पे नीचे लग गया 10, एक जीरो से गई एक जीरो, और यह 60 इंटू 5 तो 6 पंजे 30, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 300 कूलाम। Q का मान क्या आ जाएगा 300 कूलाम, आवेश का मान आ जाएगा 300 कूलाम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास में। सीधे सीधे यहां जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो टफ तब लग सकते हैं जब आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। वरना सीधे जो मान दिया हुआ है फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। मैथ्स के क्वेश्चन भी इतने सिंपल नहीं होते जितने इसमें आएंगे। वरना अगर आप इसमें चक्कर खा गए, उलझ के अगर आपने इनको इस तरीके से नहीं लिखा तो आप इसमें चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, इसमें कम से कम 6 से 7 फॉर्मूले आएंगे और अलग अलग फॉर्मूले होंगे। बस आप इसको यहाँ पे एक साथ लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या पूछा गया है। आई का मान दिया है, टी का मान दिया है, क्यू का मान पूछा, तो इन तीनों में ये संबंध होता है क्यू बराबर इट, सीधे से मान रखा, आपके पास आ गया 300 कूलाम। चलेंगे आगे। अब आगे हम देखेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, विद्युत सर्किट। सर्किट होता क्या है कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। कि भाई करंट का जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो एक जो सर्किट में हो रहा है उस सर्किट को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। अब इस विद्युत परिपथ में मेन चीज क्या होती है कि मेन चीज इसमें कई सारी चीजें लगी हुई होती है। कोई बल्ब भी लग रहा है, बैटरी भी लग रही है, प्रतिरोध भी लग रहा है, कुंजी भी लग रही है, और भी कोई चीजें लग रही है, अमीटर भी लग रही है। इन सबको मिला करके जो एक पूरा क्लोज सर्किट बन रहा है, ये पूरा क्लोज सर्किट बन रहा है, ये कहलाता है विद्युत परिपथ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरीके से, जैसे कि ये होता है बल्ब होता है, ये एमीटर होता है, ये क्या क्या होते हैं, ये चिन्ह भी आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जा सकते हैं। नहीं तो आपके पास में सर्किट में इनका मतलब पता होना चाहिए। चित्र से आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। आप देखिए एक HD चित्र में देखिए, बिल्कुल हाई क्वालिटी। ये जो होता है सेल, सेल या बैटरी, आप जानते हैं सेल। तो सेल को यहाँ पे हम साइंस की भाषा में उसको किस चिन्ह से दर्शाया जाता है, हमें चिन्ह देखना है बस कि जो सेल है, इस सेल को दर्शाया जाएगा इस तरीके से, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। कैसे कि एक तो आपका बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, इधर से और इधर, बड़े की तरफ प्लस का चिन्ह, छोटे की तरफ माइनस का चिन्ह। ये होगा तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब क्या है, ये है एक सेल।
दूसरा आप देखिए बैटरी। बैटरी कैसे कि एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, एक बड़ा एक छोटा, ये चलते जा रहे हैं। इसको कुल मिलाकर के जैसे सेल था, सेल में एक एक बार था, एक बड़ा और एक छोटा। बैटरी में एक से ज़्यादा बार है, वो 3 बार 2 बार या अनगिनत बार इस तरीके से चल के आएंगे, तो ये हो जाएगी बैटरी। तो बैटरी का सिंबल क्या हो जाएगा कि जब इस तरीके से आ रहा है बड़ा छोटा, इसे भी हो जाए ये बड़ा छोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया बैटरी। बैटरी आप ये समझ लीजिए, सेल छोटी चीज होती है, बैटरी बड़ी चीज होती है, बैटरी में ज्यादा पावर आती है। तो ये तो सेल हो गया, ये हो गई आपकी बैटरी। सिर्फ आपको इन चिन्हों को ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। ये तो सेल हो गया, ये बैटरी हो गई। फिर आप ये देखिए कि कुंजी, कुंजी मतलब स्विच, जो लाइट का स्विच होता है उस स्विच को आप मान लीजिए वो स्विच या कुंजी, कुंजी शुद्ध हिंदी हो गई कि कुंजी या स्विच, या इसको किस तरीके से, ये जो ब्रैकेट है इससे आप इसको स्विच को दर्शाएंगे। ये जो ब्रैकेट है ये दर्शाता है स्विच को। अब स्विच चालू है या बंद है, ये भी तो हो सकता है कि स्विच चालू था कि बंद था। उस परिपथ में आपको कैसे पता लगेगा कि स्विच चालू है या बंद है? अगर ये इस तरीके से तब तो स्विच बंद है, लेकिन ये इस तरीके से तो ये क्या है, स्विच क्या है, ये चालू। बीच में इसमें डॉट लगा हुआ है, डॉट मतलब स्विच ऑन है। स्विच ऑन है तो इसमें डॉट लगा हुआ होगा, स्विच ऑफ है तो यहां पे सिर्फ ब्रैकेट होगा, ये हो गया आपका स्विच। फिर आप देखिए विद्युत बल्ब, बल्ब को आप सीधे सीधे इस तरीके से दर्शा देंगे, ये गोला और ये विद्युत बल्ब हो गया। फिर हम देखेंगे विद्युत बल्ब को इस तरीके से भी दर्शाया जाता है, या ये जाके मेन इसका आपको विद्युत बल्ब इस तरीके से दर्शाया जाएगा। यहां आप ऐसे एम मान लीजिए, ये थोड़ा सा अधूरा दिल मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत बल्ब। आपको इन चिन्हों को ध्यान रखना है कि ये दिखते आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हमने बैटरी, ये हमने सेल जोड़ दिया, ये बैटरी जोड़ दी, ये स्विच चालू है कि बंद है, आप इसको इस तरीके से देख लीजिए। और जैसे कि तार जुड़ रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि तार जुड़े हुए हैं तब तो वो किस तरीके से, जैसे ये तार जा रहा है, इस तार पे कोई दूसरा तार जुड़ आकर के जुड़ रहा है तो वो किस तरीके से आके जुड़ेगा, यहां से ऐसे आकर के, और यहाँ पे ये ऐसे गोला, ये एक तार था उस पर ये आकर के, ये दूसरा तार आकर के इस तरीके जुड़ा, तो यहाँ पे इस तरीके से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ये बनाया जाएगा। चित्र में आपको दर्शाने के लिए तरीका होता है कि ये और ये, इसका मतलब ये जुड़ा हुआ तार है। और अगर तार जुड़ नहीं रहा, एक तार के ऊपर से कोई दूसरा तार गुजर रहा है, तो उसको कैसे दर्शाएंगे कि ये एक तार जा रहा है और इसके ऊपर से ये दूसरा तार जा रहा है, तो इसको यहां से इस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिखा देंगे कि मतलब क्या हो गया कि एक तार जा रहा था, उसके पैरेलल, उसके दूसरे श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या किसी भी और क्रम में आप उसके ऊपर से दूसरा तार गुजार दीजिए। इसका मतलब क्या है, ये दोनों तार आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग, जैसे एक तार यहाँ है तो एक तार यहाँ है, अलग अलग जगह जा रहे हैं, ठीक है। ये तारों का क्रम। दूसरी चीज फिर हम देखेंगे, जैसे ये आपने कई जगह देखा होगा सर्किट में, अगर कोई सी भी आप विद्युत का उपकरण आप तोड़ फोड़ के आप बाहर निकालेंगे तो इस तरीके की आपको चीज दिखती होगी, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को किस तरीके से दिखाएंगे, प्रतिरोध को दिखाएंगे ये जैसे धड़कनें जब खत्म होने वाली होती है तब इस तरीके से दिखाते, कहीं आपने देखा होगा पिक्चर में, मूवीज में आप दिखाते हैं जब डॉक्टर ऐसे ऐसे करके, ये जब यूं लाइनें चल रही जब तक तो जिंदा है और फिर बाद में सीधी हो जाती है तो आदमी मर गया। तो वही आपके पास में ये प्रतिरोध है कि जब तक ऐसा चल रहा है, ये आपका प्रतिरोध। इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी जो ऊपर नीचे वाली लाइन है, ये है आपका प्रतिरोध। इन चिन्हों को समझना है सीधे सीधे। और आप यहां देखिए, ये हो गया आपका अमीटर और ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। अमीटर तो हमने देख लिया कि अमीटर क्या होता है, धारा को मापता है, धारा की तीव्रता मापता है कि धारा कितनी जा रही है, 5 एम्पियर जा रही है, 10 एम्पियर जा रही है, वो तो होता है अमीटर। ये अमीटर है, इसको लिख सकते हैं हम, ये गोला, गोले के अंदर ए। और वोल्ट मीटर कैसे होगा, ये गोला, गोले के अंदर वी, इससे डिनोट कर सकते हैं। ये अगर गोला है, इसके अंदर यहाँ ए लिखा हुआ है तो ये तो हो गया अमीटर, और इसी तरीके से गोले में अगर वी लिखा हुआ है तो ये हो गया वोल्ट मीटर। सिर्फ आपको इनको चिन्हों को समझना है, ज्यादा कुछ आपसे सर्किट बनवाएगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इस तरीके से कोई चिन्ह देके पूछ ले कि ये किसका चिन्ह है, या मिलान करवा दे, 4 आपके पास में क्रॉस सेक्शन में मिलान करवा सकता है कि ये दे दिया, ये दे दिया, स्विच दे दिया कि स्विच चालू है कि बंद है, दूसरी बात बल्ब दे दिया। तो अगर आप इनको देख लिए एक बार में तो आपको ये याद हो चुके होंगे कि सेल में सिंगल डंडा, सिंगल, एक बड़ा एक छोटा, बैटरी में एक से ज्यादा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ठीक है। स्विच में अगर यहाँ खुला, मतलब स्विच अगर बंद है तो मतलब आपके पास में ये ब्रैकेट, और स्विच अगर चालू है, ऑन है तो इसको इस तरीके से, हिंदी में इसको बोलते हैं कुंजी, कुंजी भी लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरी बात है बल्ब, बल्ब को कैसे, ये और इस तरीके से, ये हो गया आपका बल्ब। फिर यहाँ पे तार अगर जुड़ा हुआ है तो इस तरीके से आगे जुड़ जाएगा, और तार जुड़ा हुआ नहीं है तो एक तार के ऊपर से ये दूसरा तार गुजर जाएगा। प्रतिरोध है तो प्रतिरोध को इस तरीके से देख लेंगे,
ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, इतने काफ़ी है इसमें। फिर हम आगे देखेंगे विभवांतर। विभवांतर नाम से संधि विच्छेद अगर हम करके देखें तो हमें पता लग रहा है विभव का अंतर। विभव का अंतर क्या होता है कि आवेश जो गति कर रहे हैं, कि आवेश जो एक जगह से, हमने क्या देखा कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह, आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। लेकिन आवेशों का प्रवाह होता क्यों है, होता क्यों है, वो होता है विभव के अंतर के कारण। अब हमने क्या देखा था कि जैसे आवेशों का प्रवाह होता है वो विद्युत धारा होती है, वैसे हमने कैसे करता है आवेशों का प्रवाह, जैसे नदी में पानी बहता है, नदी में जैसे पानी बहता है वैसे ही आवेशों का प्रवाह होता है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि नदी में पानी क्यों बहता है, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, कुछ अंतर होता है कि कहीं पे ऊंचाई है और कहीं पे नीचाई है, तो उस हिसाब से पानी बहता है ऊंचे से नीचे की ओर। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा, वहां से दाब कम होगा, वहां की ओर आपके पास में विद्युत धारा बहेगी। तो आवेश कैसे बहेगा, प्रेशर के कारण, प्रेशर के अंतर के कारण, दाब अंतर के कारण जो बहता है वो होता है आपका विभवांतर। विभव के अंतर के कारण आवेश क्यों बहेंगे, कि विभव के अंतर के कारण। या आप यूं समझ लीजिए कि आवेशों को धक्का देने का जो काम करता है, आवेश को धक्का देने का काम करता है वो होता है आपका विभवांतर। विभव का जो अंतर होगा कि यहाँ पे आपके पास में ज्यादा विभव है और यहाँ पे आपके पास कम विभव है, तो वो क्या करेगा, आवेश को यहाँ से यहाँ धक्का देगा, तो वो काम करेगा आपका विभव अंतर। आप दो चीज समझ लीजिए कि एक तो होगा जो आवेश को धक्का देगा, आवेश को जो धक्का दे रहा है, धकेल रहा है एक जगह से दूसरी जगह जो धकेल रहा है, वो तो हो गया आपका विभवांतर। और एक होगा जो आवेश को रोकने की कोशिश करेगा कि भाई रुक जाए, यहाँ पे वहां से आवेश अगर गुजर रहा है तो वो उसको जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ज्यादा उसको रोकने की कोशिश करेगा, वो होता है आपका प्रतिरोध। इन दोनों चीज को आप बेसिक सेंस से समझ लीजिए कि जो आवेश को धकेलने का काम कर रहा है, आवेश को बढ़ा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, वो तो हो गया आपका विभवांतर। और जो आवेश को रोक रहा है, जितना ज्यादा, जैसे प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा आवेश उतना ही ज्यादा रुकता जाएगा, मतलब जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा बिजली उतनी कम वहां से गुजरेगी। तो ये हो गया आपका, वो होता है आपका प्रतिरोध। ये दोनों चीज आप बेसिक सेंस से, कॉमन सेंस से आप दिमाग में समझ लीजिएगा कि विभवांतर आवेश को धक्का देने वाला और प्रतिरोध आवेश को रोकने वाला। तो विभवांतर क्या हो गया, कि विभवांतर हो गया आवेशों को गति कराने के लिए विद्युत दाब की आवश्यकता होती है। अब विभवांतर कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, किसी भी परिपथ में अगर हम बैटरी लगा दें या सेल लगा दें तो हम विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। कि भाई बैटरी या सेल लगा करके हम क्या कर सकते हैं, विभव में अंतर उत्पन्न कर देते हैं और उस विभव में अंतर के कारण, विभवांतर के कारण आवेश का प्रवाह होता है। विभवांतर क्या करता है, आवेश को धक्का देता है, इसलिए आवेश प्रवाह करता है। ठीक है, अब विभवांतर का एक फॉर्मूला होता है कि V को लिखते हैं विभवांतर से कि V बराबर W/Q। V तो क्या होता है, विभवांतर, कि एक जगह का विभव और दूसरी जगह का विभव, उन दोनों का अंतर, वो तो हो गया विभवांतर। और W यहाँ पे क्या होता है, W होता है यहाँ कार्य, W होता है कार्य, और Q हम पहले से देखते आ रहे हैं, Q क्या है हमारे पास में, आवेश। तो विभवांतर बराबर क्या हो गया, कार्य बटा आवेश। ये हमारा आज का तीसरा फॉर्मूला है कि V बराबर W/Q। सिंपल फॉर्मूले हमारे पास में आ रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस किस में संबंध बता रहा है। विभवांतर बता रहा है कार्य और आवेश में संबंध, कि विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जैसे विभवांतर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। हमने क्या देखा कि विद्युत दाब में कोई अंतर होगा, एक जगह से दूसरी जगह में, यहाँ पे विद्युत दाब ज्यादा है, यहाँ पे विद्युत दाब कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां फ्लो करेंगे। और ये फ्लो कर पा रहे हैं, ये किस कारण से कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विभव में अंतर है। और ये चीज क्या कह रही है, आपकी विभवांतर। और विभवांतर किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, ये किया जा सकता है बैटरी या सेल के द्वारा। बैटरी या सेल अगर आप परिपथ में लगा देंगे तो विभव में अंतर हो जाएगा, इधर विद्युत यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में ये हमने देखा फॉर्मूला V बराबर W/Q। अब आप समझ लीजिए Q का मान हम रख दें 1 कूलाम आवेश। आवेश का क्या मान लें, 1 कूलाम। यदि 1 कूलाम आवेश है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के गया, उसमें हमारे पास में क्या हो गया, 1 जूल कार्य किया जाए। कार्य का मात्रक होता है जूल, कि 1 कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर 1 जूल कार्य किए जाए तो आपके पास में विभवांतर का मान क्या आ जाएगा, विभवांतर का मान आ जाएगा 1/1, 1 जूल बटा 1 कूलाम। तो विभवांतर आ जाएगा आपके पास में 1 कूलाम। विभवांतर का मान एकांक विभवांतर हो जाएगा। और ये इसकी एकांक विभवांतर की जो परिभाषा बता रहा है वो क्या बोल रहा है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाने में जो किया गया कार्य है, उन दोनों के मध्य जो किया गया कार्य वो आपके विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, विभवांतर को हम ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस VB, इस तरीके से लिख सकते हैं, पर आप इसको जनरली फॉर्मूला ध्यान रखना है कि V बराबर W/Q। ये एक जनरल फॉर्मूला है कि V बराबर W/Q। अब इसका मात्रक किस हिसाब से निकालेंगे कि यदि किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के मध्य वही 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसके मध्य जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। वही जैसा हमने देखा कि यदि 1 कूलम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो आपके पास में जो विभवांतर आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 1 वोल्ट। विभवांतर क्या आ जाएगा आपका? 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास में 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई कि 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट तब होगा, 1 वोल्ट विभवांतर तब होगा जब 1 कूलम आवेश को 1 कूलम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारे पास में 1 जूल कार्य किया जाए। ये हमने पहले भी देखा था कि इस तरीके से, जहां यहाँ पे 1 वोल्ट निकाला है वहां पे हमने पहले 1 एम्पियर निकाला था। इस तरीके से हमने देखा था कि ये रहा, आपने 1 एम्पियर भी इसी तरीके से निकाल के देखा था, जहां पे ये रहा 1 एम्पियर भी हमने इसी तरीके से निकाला था कि एम्पियर क्या होता है कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश में प्रवाहित होती है, कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो वहां पे धारा क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। सेम इसी तरीके से विभवांतर भी हमने निकाल लिया कि 1 वोल्ट विभवांतर क्या होता है? 1 वोल्ट विभवांतर होता है यदि 1 कूलम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारे पास में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1 जूल। तो आपके पास में विभवांतर क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका 1 वोल्ट। सिर्फ डेफिनेशन है, डायरेक्ट फैक्ट है, आपको सीधे के सीधे आप डेफिनेशन की तरीके से याद रख सकते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। इतना ज्यादा पूछता नहीं है, पूछेगा जो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है वो है आपकी 80% संभावना है कि आपके इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये न्यूमेरिकल जो पूछेंगे और उसके लिए आपको याद होना चाहिए फॉर्मूले। और आज की क्लास में हमने 3 फॉर्मूले, हमारे पास में तीसरा फॉर्मूला हो चुका है। पहला फॉर्मूला था Q बराबर इट, क्विट, या I बराबर Q/T, इस तरीके से लिख सकते हैं, Q बराबर इट। दूसरा फॉर्मूला देखा Q बराबर एनी, क्यूनी और क्यूइट। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास में V बराबर W/Q। ये तीनों फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आपके पास में आधा चैप्टर तो यही कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक थ्योरी भी आपके पास में, बिल्कुल बेसिक थ्योरी आप एक बार पढ़ेंगे उसमें आपको याद हो जाएगी। अब यहाँ ये फॉर्मूले आपने देख लिए तो हम चलेंगे आगे। आगे क्या है? इसका मात्रक आपने देख ही लिया कि इसका विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर वोल्ट होता है कि यदि V बराबर W/Q, कि 1 कूलम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 1 जूल कार्य किए जाए तो आपके पास में जो V प्राप्त होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट। तो आपके पास में असल में विभवांतर का मात्रक क्या हो गया? वो हो गया आपके पास में वोल्ट। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा कि विभव एक अदिश राशि है, धारा एक अदिश राशि है, ऐसे विभवांतर भी क्या है? विभवांतर भी एक अदिश राशि है। लेकिन एक खास बात है, जब धारा को हम जिस तरीके से अमीटर से नाप रहे थे वैसे विभवांतर को हम किससे नापते? वोल्ट मीटर से। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विभवांतर को किससे नापा जाता है? वोल्ट मीटर से। विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापा जाता है। क्वेश्चन ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धारा नापने के लिए कौन सा होता है? अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर। इस तरीके से आपके पास में एग्जांपल जो ऑप्शन आ जाएंगे, आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि अमीटर तो क्या होता है? धारा को नापने के लिए अमीटर होता है जो कि धारा को नापता है, जबकि वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर जो विभव को नापता है। आ गया? वोल्ट मीटर जो विभवांतर को नापता है, विभवांतर को नापने वाला वोल्ट मीटर, और धारा को नापने के लिए अमीटर। धारा में भी कितने एम्पियर की धारा जा रही है, धारा की तीव्रता, धारा की कितनी उसमें तीव्रता जा रही, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, कितने एम्पियर की धारा जा रही है, उसके लिए होता है आपके पास में अमीटर। अब आपको एक चीज देखनी है कि इसको कैसे जोड़ा जाता है। भाई अमीटर को कैसे जोड़ रहे थे? अमीटर को जोड़ रहे थे हम श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ रहे हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में। समांतर मतलब पैरेलल, कि जैसे कि यहां आपके पास में धारा जा रही है, यहां बैटरी जुड़ी हुई है, तो यहां पे आपके पास में वोल्ट मीटर इस तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, मतलब दूसरे तार से अलग से जुड़ेगा। ये समझ लीजिए कि ये
आपके पास में ये जा रहा है सेल, जैसे मान लीजिए ये सेल जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी धारा जा रही है, प्रतिरोध जा रहा है, इसी के साथ में यहाँ पे पैरेलल क्रम में यहाँ पे आपके पास में वोल्टमीटर जुड़ेगा ऐसे। उसमें क्या है, अमीटर तो कैसे सीधे सीधे श्रेणी क्रम में जुड़ गया था कि यहाँ पे आपके पास में बैटरी जा रही है, यहाँ पे सेल जा रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमने अमीटर को सीधे सीधे जोड़ दिया था। ये तो हो गया था आपका श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या है कि एक तार तो यूं जा रहा है, दूसरा तार उसके साथ में पैरेलल एक तार के साथ साथ दूसरा तार आपके पास में जोड़ दिया गया है। दो तारों को एक साथ जोड़ दिया गया, एक में तो बाकी सारी चीज जुड़ रही है, या इसको नापने के लिए क्या जुड़ रहा है, वोल्टमीटर इसके समांतर क्रम में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर किसको नापता है, विभवांतर को। ठीक है, अब हम इसको बना भी सकते हैं, वोल्टमीटर और अमीटर हम एक चीज से बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं, उसमें इसका डिफरेंस भी हो जाएगा। वो होता है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता है, ये भी एक धारा मापी होता है, धारा मापी। जैसे कि अमीटर हम देख रहे थे, अमीटर तो धारा की तीव्रता बता रहा था कि धारा कितनी तेज जा रही है, मतलब धारा की क्या क्वांटिटी है, कि 5 एम्पीयर की धारा है, 10 एम्पीयर की धारा है, वो तो बता रहा था अमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में ये बताता है कि इसमें धारा है कि नहीं है। अगर थोड़ी सी भी अगर उसमें अंदर धारा है तो वो चीज आपकी बता देगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो एक मीटर होता है उसके अंदर हम उससे दोनों चीज बना सकते हैं, अमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर में उसके साथ में आप एक छोटा सा बिल्कुल कम प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, एक छोटा सा शंट जिसको बोलते हैं शंट, शंट इसका नाम होता है। ये शंट क्या होता है, शंट मतलब बिल्कुल कम से कम, बहुत छोटा से छोटा अगर इसमें प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक छोटा से छोटा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, तो वो आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीटर में। सीधी सी बात है कि धारा मापी के समांतर क्रम में, धारा मापी के समांतर क्रम में। ये भी ध्यान रखना है कि धारा मापी है, ये गैल्वेनोमीटर है, जैसे ये मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है जी, ये गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम कैसे, इसके समांतर क्रम, ये समांतर क्रम आ गया, इसमें आपका एक छोटा सा प्रतिरोध जिसको बोलते हैं शंट, ये अगर जोड़ दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अमीटर। ठीक है, लेकिन अगर इसी धारा मापी के, यही जो गैल्वेनोमीटर है, इसी धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, ये श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध, बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, तो यह आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके वोल्टमीटर में। ये सीधे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अमीटर और वोल्टमीटर के, कि धारा मापी से अमीटर कब बनाया जाता है, जब उसके शंट का जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में नहीं। इस तरीके से पूछ सकते हैं कि शंट जो जोड़ा जाएगा वो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा और उसको किससे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका अमीटर। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर के अगर श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में। ठीक है, इसी तरीके से इसको अमीटर है, ये आपको पता है, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आपने देख लिया कि परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अमीटर को, और वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, समांतर। ये हमने पहले भी देखा था कि अमीटर तो कैसे जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर कैसे जुड़ेगा, समांतर क्रम में। अब जो आदर्श अमीटर होता है, जो हमने इस तरीके से अगर जोड़ करके बनाया गया, इस तरीके से जोड़ करके जो आदर्श अमीटर बनाया, आदर्श मतलब बिल्कुल लैब में प्रयोग के लिए एकदम बिल्कुल एक्यूरेट हो अगर इस तरीके का अमीटर, तो उस आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध का मान होता है वो आपका, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है आपका 0। आदर्श अमीटर जो आपने बनाया है उस तरीके का अगर अमीटर बना दिया जाए, ये मान लीजिए कल्पना में, मान लीजिए आप कि कल्पना में हमने इस तरीके का बिल्कुल कम से कम प्रतिरोध, एक छोटा सा प्रतिरोध हमने उसमें जोड़ दिया समांतर क्रम में, तो जब इस तरीके का अमीटर बनाया गया तो उस अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा आपके पास में, 0, यानी कि 0 प्रतिरोध होगा। उससे अगर करंट फ्लो करवाएं तो बिल्कुल करंट इधर से जितना आ रहा है उस मीटर से होकर के भी उतना ही गुजरेगा, बिल्कुल भी आपके पास में उसमें धारा का बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। जितनी धारा आ रही थी, कि मान लीजिए 500 एम्पीयर की धारा आ रही, तो 500 एम्पीयर ही आगे जा रही है। लेकिन इस तरीके से अगर आदर्श वोल्टमीटर जो बनाया जा रहा है, ये जो बना रहे हैं, ये अगर वोल्टमीटर आदर्श वोल्टमीटर बना दिया जाए, आदर्श मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आदर्श अवस्था में, जैसा कि हमें लैब में प्रयोग के लिए चाहिए, वो बोले कि बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल भी उसमें थोड़ा सा भी हास नहीं हो, तो इस तरीके के आदर्श वोल्टमीटर में प्रतिरोध का मान क्या होता है, अनंत। यहाँ जो प्रतिरोध का मान होता है ये अनंत। तो ये फैक्ट आपके पास में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि आदर्श अमीटर में प्रतिरोध का मान क्या होता है,
वो होता है आपका शून्य, और आदर्श वोल्टमीटर में प्रतिरोध का मान क्या होता है, वो होता है आपके पास में अनंत। ठीक है, तो अब इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर। पहले आप इतना तो समझ चुके होंगे कि हमने क्या किया, दोबारा देख लीजिए। ये विभवांतर थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि धारामापी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ दें, जिस प्रतिरोध का नाम है शंट, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ दें, वो होता है शंट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अमीटर में। यानी कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए हमें उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध शंट जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में अगर एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर में। अब आप यह देखिए कि आदर्श अमीटर अगर होता है, अगर हमारे पास में आदर्श अमीटर उपलब्ध हो तो उसका प्रतिरोध का मान जो होगा वो शून्य होगा, और आदर्श वोल्टमीटर अगर होगा तो आदर्श वोल्टमीटर के जो प्रतिरोध का मान होगा वो आपके अनंत होगा। और आपको ये पता ही है कि अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ये हमें फैक्ट सीधे से याद है। अब हम इसके देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि यदि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। इसने बोल दिया विभवांतर, विभवांतर कितना है 12 वोल्ट, यानी कि विभवांतर को हम लिखते हैं V से, V बराबर है आपके पास में 12 वोल्ट। दूसरी चीज है उसके बीच में 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश यानी कि Q कितना है आपके पास में 2 कूलाम, इसको ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, कार्य मतलब W, W आपसे पूछा गया है। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, V Q और W में हमारे पास में एक फॉर्मूला था, V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q, ये हमारे पास में फॉर्मूला था, V बराबर W बटा Q। यहाँ पे सीधे से मान रख देंगे, V का मान है हमारे पास में 12 वोल्ट, W का मान हमसे पूछा गया है, और Q का मान क्या है 2 कूलाम। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर जाकर के पक्षांतरण करके गुणा कर देंगे, तो W का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, W का मान आ जाएगा 12 वोल्ट इंटू 2 कूलाम, और वोल्ट और कूलाम मिलकर के गुणा करके ये तो हो जाएंगे जूल, 12 इंटू 2 24। तो कार्य का मान आपके पास में क्या आ जाएगा 24 जूल। सीधी सी बात है कि आपको दिया गया कि 12 वोल्ट विभवांतर को 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। यानी कि V का मान 12 है, Q का मान अगर 2 है, तो W का मान पूछा है। W का मान निकालने के लिए हमने सीधे V बराबर W बटे Q में इसका मान रखा, और रख करके आपके पास 12 इंटू 2 आ गया आपके पास 24 जूल। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। यानी कि बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की, और हर कूलाम आवेश को, यानी कि आवेश कितना है जो भी गुजर रहा है वहां से, यानी कि 1 कूलाम गुजर रहा है, 2 कूलाम गुजर रहा है, जितना भी गुजर रहा है उसको कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो कितनी ऊर्जा, वही आपके पास में कितना कार्य करना पड़ा, एक तरह से वही बात हो गई कि ऊर्जा और कार्य आपके सेम सिमिलर होते हैं कि जितना कार्य करेंगे उतनी ऊर्जा देंगे। तो पूछा क्या है, वही वर्क आपसे पूछा गया है, और V आपके पास में जो है वो आपके 6 वोल्ट है, विभवांतर है आपके पास में 6 वोल्ट। तो आपको वही W का मान निकालना है। W का मान निकालने के लिए वही V बराबर W बटा Q, और इसको हम निकाल सकते हैं सीधे सीधे। V का मान आ गया आपके पास में 6 वोल्ट, W का मान हमें ज्ञात करना है, और Q क्या है आपके पास में 1 कूलाम। सीधे से क्या बोला कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरना है। 6 वोल्ट की बैटरी क्या होती है, जो विभवांतर उत्पन्न करती है। हमने देखा था विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैटरी लगानी पड़ती है। तो बैटरी 6 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करती है, इसलिए V बराबर हो गया 6 वोल्ट, और हर कूलाम आवेश को, प्रत्येक कूलाम आवेश को, तो प्रत्येक मतलब Q का मान हमने मान लिया 1 कूलाम, तो 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ W का मान क्या आ जाएगा, W का मान आ जाएगा 6 वोल्ट इंटू 1 कूलाम। तो ये आपके पास W बराबर क्या आ जाएगा 6 जूल। यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी को, अगर 6 वोल्ट की बैटरी को जो प्रत्येक कूलाम आवेश को 6 जूल की ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे से आपके पास में थ्योरी से आराम से हो रहा है। सीधे से आपको ये मान रखते हैं, आपको पता लग रहा है पूछा गया है V बराबर W बटे Q। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3 फॉर्मूले हमने आज देख लिए, तो इतनी आज के लिए काफ़ी होगी, पर्याप्त। जितना हमने आज पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आगे तो अब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही काफ़ी आज के लिए। तो हमने सबसे पहले देखा कि विद्युत होती क्या है, विद्युत का फ्लो कैसे होता है कि जैसे आवेश बहता है, जैसे पानी बहता है वैसे ही आवेश बहता है, और आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत।
कि जैसे कि नदी में पानी बहता है वैसे तार में क्या बहता है, आवेश। तो आवेश की प्रवाह की दर विद्युत कहलाती है, विद्युत धारा। इसके लिए अपने पास फॉर्मूला था आवेश प्रवाह की दर यानी कि I बराबर Q बटे T। सबसे पहला फॉर्मूला था I बराबर Q बटे T। इसको हमने इस तरीके से याद करा कि Q बराबर इट। दूसरी चीज हमने देखी कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर हमारे पास में होता है कि यदि हम इस दोनों के मान 1 रख दें तो हमारे पास में 1 एम्पियर आ जाएगा। एक माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10 की घात -6। माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10 की घात -6 एम्पियर। और मिली एम्पियर क्या होता है, 10 की घात -3 एम्पियर। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। या अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं तो विद्युत धारा इधर बह रही है। और विद्युत धारा की दिशा या तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है या फिर धनावेश की दिशा के समान होती है। दूसरी चीज, यह एक अदिश राशि है, इसको नापा किससे जाता है, अमीटर से। ठीक है, अदिश राशि और नापा अमीटर से जाता है और अमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फिर आवेशन क्या होता है, या तो उसको ऋणावेशन किया जाए या उसको धनावेशन किया जाए। ऋणावेश या धनावेश की जो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ना या घटना। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ जाए तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अगर घट जाए तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। इसीलिए हमने जो इसके आवेश का मान निकाला वो आवेश का मान हो जाता है Q बराबर NE। Q एक आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कि जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे या घटेंगे उस हिसाब से आपके पास प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाएगा धनावेश और ऋणावेश के अनुसार। और Q का मान निकालने के लिए आपके पास में ये दूसरा फॉर्मूला था Q बराबर NE। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तीसरी चीज हमने देखी, यह क्या है, आवेश क्या है, एक संरक्षित राशि है। संरक्षित कैसे, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यह भी क्या है, एक अदिश राशि है। साथ में इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और इसमें एक यह एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत कैसे, कि आवेश एक निश्चित संख्या में, एक फिक्स संख्या में, पूर्णांक में, प्राकृत संख्या में ही जा सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ही जा सकते हैं। ये फिक्स ऐसे नहीं जा सकते जैसे कि 3.5 आवेश इधर से उधर चला गया, ये 2.3 आवेश इधर से उधर चला गया, ऐसे नहीं जा सकते। ये एक पूरी पूर्णांक संख्या में ही जा सकते हैं। पूर्णांक में भी क्या, आप ये मान लीजिए 1 आवेश 2 आवेश, ये भी नहीं कि 0 आवेश इधर से उधर चला गया, 1 से ही शुरू होते हैं प्राकृत संख्या, इसको समझ लीजिए। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। फिर आप आगे देखेंगे कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धारा का मान भिन्न भिन्न आवेश वाहकों के कारण होता है। जो कि कैसे होता है, अर्धचालकों में आपके होता है इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, धात्विक चालकों में होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, विद्युत अपघट्य में होता है वो धनायन और ऋणायन के कारण, और विसर्जन नलिकाओं में जो होता है वो आपके गैस के धनायन और इलेक्ट्रॉन के कारण। निर्वात में भी धारा का संवहन होता है। फिर आप देखिए, हमने ये क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन था। फिर विद्युत परिपथ, परिपथ में क्या होता है, परिपथ में ये सारे आपके पास में एलिमेंट होते हैं जो हम लगा सकते हैं। इन सब के आपको चिन्ह पता है। विद्युत सेल सिंगल सिंगल डंडा, बड़ा और छोटा। बैटरी सिंगल से ज्यादा 2 3 भी हो सकते हैं। आगे कितने भी हो सकते हैं। स्विच, जो कि ये तो है खुला स्विच, अगर इसमें डॉट लग जाए तो ये हो गया स्विच चालू है। ठीक है। फिर आपके पास में विद्युत बल्ब का ये वाला विद्युत बल्ब, इस तरीके से यहाँ से ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको गोला लगाओ चाहे मत लगाओ, बाकी ये इस तरीके से चिन्ह आपको ये याद रखना है। ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, इस तरीके से चलती हुई धारा है। फिर अमीटर क्या होता है, इसके बीच में अ, और वोल्टमीटर क्या होता है, इसके बीच में वी। ये आपके पास चिन्ह हो गए। फिर विभवांतर, विभवांतर क्या हो गया, विभव का अंतर, यानी कि आवेशों को धकेलने के लिए, आवेशों को स्टार्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह धकेलने के लिए जो चीज जरूरत होती है वो होती है विभवांतर। और विभवांतर का आपके पास फॉर्मूला हो गया V बराबर W/Q। और इसी पर आधारित हमने 2 क्वेश्चन और देखे थे। साथ में विभवांतर की भी कुछ चीज बेसिक देखी। विभवांतर के लिए मात्रक क्या होता है, इसका वही 1 वोल्ट इसका विभवांतर का मात्रक होता है। और V बराबर W/Q। विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर एक, आपने फिर एक गैल्वेनोमीटर देखा। गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर और वोल्टमीटर दोनों बना सकते हैं। अमीटर कैसे बनाया जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर में अगर एक न्यून प्रतिरोध शंट जोड़ दिया जाए तो आपके पास में बन जाएगा अमीटर। और एक उच्च प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा आपका वोल्टमीटर। आदर्श वोल्टमीटर में प्रतिरोध होता है अनंत और आदर्श अमीटर में प्रतिरोध होता है आपके पास में 0। ठीक है। अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है, मतलब परिपथ के, अगर अमीटर आपको नापने के लिए लगाना है परिपथ में तो उसके श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, तब वो उसका मान बताएगा। और परिपथ में अगर वोल्टमीटर वोल्टता नापनी है आपको, वोल्टता नापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। फिर इसी पर आधारित ये क्वेश्चन थे। तो इतना उम्मीद है आज के लिए काफ़ी होगा और आपको क्लास पसंद आई होगी। जैसे भी आपको क्लास है आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्लास होने वाली है, वो इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप देखिए कि ओम का नियम, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक अट्रैक्टिव क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।